गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बैंकर शेखर। प्रीवियस वीडियोस में मैंने बात करी थी मैथ और रीजनिंग के सिलेबस के बारे में। इस वीडियो में बात करने वाला हूँ इंग्लिश के बारे में। आई एम श्योर कि ऐसे बहुत से स्टूडेंट होंगे जिनका इंग्लिश काफ़ी अच्छा होगा, बट कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जिनका भी इंग्लिश वीक होगा, खासकर उनके लिए जो हिंदी मीडियम से पढ़ के आए हैं या जिन्होंने इंग्लिश में काफ़ी अच्छा ध्यान नहीं दिया। तो आप इस वीडियो को जरूर देखें और आप इससे सीखेंगे किस तरह से हम इंग्लिश में कम पढ़कर ज़्यादा स्कोर कर सकते हैं, सिलेक्टेड चीज़ों को पढ़ करके ज़्यादा स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, आप मेरा यकीन मानिए, अगर आपका इंग्लिश ठीक नहीं है, ठीक है, तो आपको उतनी ज़्यादा चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने पहले बताया था कि आपको एक्सपर्ट नहीं बनना है किसी सब्जेक्ट में, आपको बस उतना पढ़ना है जिससे आप अपने एग्जाम्स को क्लियर कर सकें। तो बने रहिए मेरे वीडियो में और इस वीडियो को जरूर अंत तक देखिए। फ्रेंड्स, बैंक प्री के एग्ज़ाम में इंग्लिश के जो क्वेश्चंस आते हैं उसके नंबर्स होते हैं 30, मतलब 30 क्वेश्चंस आते हैं इंग्लिश के सब्जेक्ट्स में। और जो टॉपिक्स हैं वो इस प्रकार हैं। पहला रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, आरसीज, फिल इन द ब्लैंक्स, सेंटेंस रीअरेंजमेंट, सेंटेंस करेक्शन, सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स, वर्ड एंड देयर यूजेस, वर्ड रीअरेंजमेंट। सेंटेंस रीअरेंजमेंट, वर्ड रीअरेंजमेंट। सेंटेंस रीअरेंजमेंट में क्या होता है कि आपके पास 3-4 सेंटेंस दिए रहेंगे, उन्हें अरेंज करना होता है कोहेरेंट पैराग्राफ में, मीनिंगफुल पैराग्राफ में। वर्ड रीअरेंजमेंट में क्या रहता है कि एक स्टेटमेंट दिया रहेगा, उस स्टेटमेंट्स को डिवाइड किया रहता है 3-4 पार्ट्स में, और उसके वर्ड्स जो होते हैं वो इधर उधर दिए रहते हैं। मतलब कोई सेंटेंस है, उस सेंटेंस का अगर वर्ड सुटेबल यहाँ है तो उसे 4th वाले पार्ट में रख देंगे और कहेंगे कि इन चारों को आप इस तरह से सेट कीजिए, एक मीनिंगफुल सेंटेंस बन जाए। ठीक है, तो ये दोनों में है डिफरेंस। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के लिए सबसे जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो ये है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा इंग्लिश पढ़ना होगा। आप या तो बुक पढ़िए या न्यूज़पेपर पढ़िए, ठीक है, कुछ ना कुछ पढ़ना होगा आपको, सो दैट कि आपकी रीडिंग हैबिट इतनी अच्छी हो जाए कि एक आरसीज को आप कम से कम 3 से 4 मिनट में कर सको, इतनी स्पीड बना लो आप। ठीक है, इंग्लिश एक ऐसा सेक्शन है एसबीआई प्री में, यकीन मानिए मैंने दिया था और मैंने 30 में 27 अटेम्प्ट किए थे। 3 क्वेश्चंस मैंने थोड़े से कन्फ्यूजन से नहीं किए थे और 27 में मेरे मार्क्स थे, 26 मार्क्स थे। मैंने अटेम्प्ट किए थे 27, मेरे मार्क्स आए 26, तो आप एक्यूरेसी देख सकते हो कैसा है। ठीक है, और ये सिर्फ मैंने किया था 10 मिनट में। मुझे आज भी याद है जब मैं तैयारी कर रहा था और जब मैंने एग्ज़ाम दे रहा था तो एसबीआई क्लर्क में मैंने 27 मिनट की थे मात्र 10 मिनट में, और 50 मिनट पूरा मैंने लगाया था मैथ्स और रीजनिंग में। तो इतने इजी ये आते हैं इंग्लिश के सिलेबस, क्वेश्चंस इतने इजी आते हैं। बस थोड़ा सा आपको फोकस रखना होगा, थोड़ा सा ध्यान देना होगा। ये ध्यान देना होगा कि आपकी रीडिंग हैबिट बहुत अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये है कि आपका ग्रामर पोर्शन काफ़ी स्ट्रांग होना चाहिए। ग्रामर जो पोर्शन है ये स्ट्रांग होना चाहिए। ग्रामर इन द सेंस आपका टेंस अच्छा होना चाहिए, वॉइस अच्छी होनी चाहिए, नरेशन अच्छी होनी चाहिए, प्रीपोजिशन आपकी अच्छी होनी चाहिए, जो प्रीपोजिशन है वो आपको सही आना चाहिए। ठीक है, तो ये सब कैसे आएगा? तो ये सब अगर आपका स्ट्रांग नहीं है, अगर आप ग्रामर में थोड़े से वीक हैं, तो आप कोई सा भी बुक उठा लो। आप ऑक्सफोर्ड के भी उठा सकते हो, इंग्लिश की बुक जो ऑक्सफोर्ड की इंग्लिश ग्रामर आती है, उससे आप इन सारे 4 टॉपिक्स को पढ़ जाओ अच्छे से। ठीक है, टेंस है, वॉइस है, नरेशन है, प्रीपोजिशन है। ठीक, इन चारों को पढ़ जाओ। इससे क्या है, आपका बेस बन जाएगा इंग्लिश के लिए। उससे क्या फ़ायदा होगा? उससे ये फ़ायदा होगा कि जब आप सेंटेंस रीअरेंजमेंट बनाओगे, सेंटेंस करेक्शन बनाओगे, वर्ड्स एंड देयर यूजेस बनाओगे और वर्ड रीअरेंजमेंट बनाओगे, तो इसमें काफ़ी हेल्प मिलेगा आपको इस ग्रामर के पोर्शन से। तो जिनका ग्रामर वीक है वो आप इन सारे 4 टॉपिक्स को पढ़ जाओ अच्छे से। ठीक है, उससे क्या होगा, इसमें आपको हेल्प मिल जाएगा। दूसरी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आपको प्रैक्टिस पे खासा ध्यान देना होगा, क्योंकि जितने भी एस्पिरेंट्स होते हैं बैंकिंग एसएससी के, वो हिंदी मीडियम स्कूल से पढ़े रहते हैं ज़्यादातर, और इंग्लिश पे कुछ ज़्यादा फोकस ज़्यादा करते नहीं हैं।
तो उनके लिए है कि इंग्लिश पे थोड़ा ज़्यादा फोकस करना होगा। उसके लिए रीडिंग हैबिट बनाइए आप कुछ ना कुछ पर डे पढ़िए। समझ में नहीं आता है तो आप उस मीनिंग को ढूंढिए डिक्शनरी से, फिर लिखिए, लेकिन कुछ ना कुछ पढ़ते रहिए। रीडिंग हैबिट होने से बहुत फ़ायदा होता है, यकीन मानिए। और प्री के जो क्वेश्चंस होते हैं काफ़ी इजी आते हैं, मतलब आप सोच नहीं सकते इतनी इजी आते हैं इंग्लिश के क्वेश्चंस, ताकि कोई भी बंदा उसे आराम से 10-15 मिनट में कर जाए। लेकिन अब क्या है, अब तो आपके पास एम्पल टाइम है, 20 मिनट है, तो ये भी आपके पास एक एडवांटेज ये है कि आपके पास पूरे 20 मिनट आप उसे यूटिलाइज करके मैंने जो 27 करे था उसे 30 कर सकते हो। इतने इजी क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। अब देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स जो क्वेश्चंस होते हैं इसी के अंदर पूछे जाते हैं। ये रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में ही फिल इन द ब्लैंक्स रहता है। 2 तरह के रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन होते हैं। एक तो ये होता है, एक कॉम्प्रिहेंशन अगर पैसेज दिया हुआ है उस पैसेज में ही फिल इन द ब्लैंक्स दिए हैं छोटे छोटे, ठीक है। तो और ऑप्शंस दिए हैं कि पहले नंबर पे कौन सा आएगा वर्ड, तो उसमें वर्ड एंड यूजेस भी आ जाता है, ठीक। या ऐसा रहेगा कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन दिया, नीचे क्वेश्चंस दिए हुए हैं, तो उससे आप बना सकते हो। तो ये 2 तरह से क्वेश्चंस आते हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के, ठीक है। तो फिल इन द ब्लैंक्स ये 10 क्वेश्चंस आएंगे आपके। आरसी का जो क्वेश्चन आएगा वो 10 आएगा, ठीक है। सेंटेंस रीअरेंजमेंट 5 क्वेश्चन आ सकते हैं। सेंटेंस करेक्शन भी 5 आ जाएगा, ठीक है। सिनोनिम एंटोनिम जो है वो इसी के अंदर रहता है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के अंदर ही रहता है। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन दिया है, ठीक है। अगर आपका क्वेश्चन आंसर वाला है तो उसमें रहेगा लास्ट में 2-3 क्वेश्चन रहेंगे, सिनोनिम एंटोनिम्स के रहेंगे, ठीक है। उसके बाद 4 से 5 क्वेश्चन ये रह सकते हैं। 5 क्वेश्चन मान लो वर्ड एंड यूजेस के, मतलब एक सेंटेंस दिया, एक वर्ड दिया हुआ है, उसके करेक्ट जो यूजेस हैं वो 3-4 सेंटेंस में दिए हुए हैं। तो आपको चूज करना है कि उस सेंटेंस में कौन सा जो सेंटेंस है उसमें इस वर्ड का सही मीनिंग आता है, निकल के आता है, तो वो वर्ड एंड यूजेस होते हैं। अब है वर्ड रीअरेंजमेंट। जो वर्ड रीअरेंजमेंट होता है ये भी 5 क्वेश्चंस के आसपास रहते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या रहेगा कि मैंने आपको पहले बताया था कि एक स्टेटमेंट रहेगा, उसमें वर्ड्स अल्टर करके दिए रहते हैं, उन्हें आप सही प्लेस पे सबको अरेंज करना है। ये वर्ड रीअरेंजमेंट होता है। ये हो गया आपका 30 क्वेश्चंस। आपको हल्का मेहनत करना, बहुत ज़्यादा इंग्लिश में है नहीं कुछ, ठीक है। प्री के लिए तो कुछ भी नहीं है, बहुत ईजी है। अगर आपकी इंग्लिश थोड़ी सी भी अच्छी है तो आप अच्छा स्कोर कर सकते हो। ध्यान ये देना है कि आप प्रैक्टिस सेट जो होता है, जो प्रैक्टिस सेट है इससे आप सॉल्व करो, जितना ज़्यादा कर सकते हो आप सॉल्व उतना ज़्यादा सॉल्व करो, ठीक है। इससे काफ़ी आपको हेल्प मिलेगा। और प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने के बाद उसे एनालाइज करना भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पढ़ लिया आपने, एग्ज़ाम दे दिया, टेस्ट दे दिया आपने, मार्क्स आपके आ गए, फिर आप छोड़ देते हो कि चलो दूसरा देंगे। बट जब तक आप ये नहीं एनालाइज करते हो कि आपकी मिस्टेक्स क्या क्या हुई, आप कैसे अगला दे सकते हो। आपको पता ही चलेगा कि कहाँ मेरी वीकनेस है, कहाँ हम स्ट्रांग है। तो उसके लिए एनालिसिस करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एनालाइज कीजिए उस सेट्स को, ठीक है। और यकीन मानिए ये प्रैक्टिकल चीज़ है। आप जब टेस्ट में देते हो, जब आप एग्ज़ाम देते हो, उसमें क्या होता है कि खूब सारे आप जब टेस्ट सॉल्व कर रहे हो, उस टेस्ट में क्या होता है कि बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो सिली मिस्टेक्स की वजह से गलत हो जाते हैं, ठीक है। तो एनालिसिस करने से आपके दिमाग में ये चीज़ रहेगी कि हाँ किस चीज़ों में हम ज़्यादा सिली मिस्टेक्स कर रहे हैं, उनसे आप बचोगे, ठीक है। फ्रेंड्स, ये था इंग्लिश का सिलेबस। आई होप कि आपको ये सब्जेक्ट, आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। कुछ इंपॉर्टेंट बात जो मैं करने वाला हूँ वो ये है कि आप बुक्स कौन सा प्रेफर करें। तो इंग्लिश के लिए एक बहुत अच्छी बुक आती है, मिरर ऑफ कॉमन एरर। अगर आपके पास है तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है। जिनके पास नहीं है वो ये बुक खरीद ले जितनी जल्दी हो सके, मिरर ऑफ कॉमन एरर। ये बुक काफी अच्छी, ये बुक मेरे पास थी और मुझे काफी हेल्प मिला था, ठीक है। तो आप इस बुक को खरीद लो, इससे काफी हेल्प मिलेगा। इसमें जो क्वेश्चंस आते हैं वो काफी अच्छे होते हैं। ग्रामर इससे आपका बहुत स्ट्रांग होगा, आपकी रीडिंग हैबिट बहुत अच्छी बनेगी, ठीक है। सिली मिस्टेक्स जो आपके होते हैं एग्जाम में वो होने कम हो जाएंगे, ठीक है। और आपका स्कोर अच्छा होगा, एक्यूरेसी आपकी एग्जाम में काफी अच्छी होगी। अब ऑनलाइन मीडियम के बारे में कि आपको ऑनलाइन कहां से पढ़ना, अगर आप पढ़ना चाहते हो, ऑफलाइन अगर नहीं हो पा रहा है, ऑनलाइन अगर पढ़ रहे हो, तो ऑनलाइन के लिए सीन ऐसा है कि आप पहले ऑफलाइन कुछ पढ़ लो, ठीक है। अगर आपको उसमें डाउट हो रही है तब आप ऑनलाइन मोड पे जाओ। ऐसा नहीं सीधे ऑनलाइन हम चले गए पढ़ने लगे, ठीक है। आप पहले ऑफलाइन खुद से तैयारी करो। जो जो चीजें समझ में आ रही है वेल एंड गुड, नहीं समझ में आ रही है तो किसी आप ऑनलाइन ट्यूटर को पकड़ लो। अब इसमें सीन ये है कि जैसे किसी टॉपिक में आपको डाउट है, डिफिकल्टी लग रही है,
आप उस पार्टिकुलर टॉपिक को यूट्यूब पे सर्च करो, देन उसमें खूब सारे वीडियोस आ जाएंगे। अब उस वीडियोस को आप देखना स्टार्ट करो कि आप पता करो, फिगर आउट करो कि कौन से ट्यूटर का आपको अच्छा लग रहा है वो वीडियो। हो सकता है किसी एक ट्यूटर का आपको एक वीडियो, पार्टिकुलर वीडियो अच्छा लगे, किसी का ना लगे। तो इससे क्या होता है, आप फिगर आउट कर सकते हो, छांट सकते हो कि कौन सा ट्यूटर है जिसमें मुझे ये टॉपिक पढ़ना है, जिससे मुझे ये टॉपिक पढ़ना है। ठीक है, ऐसा होता है कि सारे ट्यूटर, सारे जो टीचर्स होते हैं वो सारे सब्जेक्ट या सारे टॉपिक्स को अच्छे से नहीं करा पाते हैं। कोई कोई टॉपिक बहुत अच्छे से करवाते हैं जो अच्छे समझ में आता है। ये कभी कभी ऐसा होता है कि एक स्टूडेंट को कोई पार्टिकुलर टीचर अच्छे लगते हैं। जरूरी नहीं है कि अगर कोई टीचर काफी फेमस है तो वही आपको अच्छा लगेगा, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, समझ में जो आएंगे, जो चीजें समझ में ज्यादा आएंगी, जिस टीचर आप ज्यादा समझोगे वो टीचर आपके लिए अच्छा होगा। तो आप इस तरह से ऑनलाइन मोड में जाके फिगर आउट कर सकते हो। ग्रामर के लिए एक और बुक है, ऑक्सफोर्ड इंग्लिश ग्रामर है। ये उनके लिए है जो हिंदी इंग्लिश दोनों लेना चाहते हो, मतलब बाइलिंगुअल पढ़ना चाहते हो। ठीक है, उनके लिए ये बुक बहुत अच्छी है और ये बुक मुझे लगता है कि सबके पास आई थिंक होगी। ठीक है, ये बुक काफी अच्छी, उससे ग्रामर आप अच्छा कर सकते हो, स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। बाकी रीडिंग हैबिट के लिए आप कुछ ना कुछ जरूर पढ़ा करो। या तो आप कोई बुक पढ़ो, कोई नॉवल पढ़ो, कोई आर्टिकल पढ़ लो, या मोबाइल चला रहे हो मोबाइल में कुछ आर्टिकल अच्छा सा पढ़ लो, मिंट से या द हिंदू से या किसी भी चीज से आप पढ़ लो, इससे काफी हेल्प मिलेगा। ओके, तो अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी होगी तो प्लीज मेरे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बने रहें मेरे साथ। आप मुझे कमेंट करके बताएं कि नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे हो। तब तक के लिए बने रहिए मेरे साथ। हैव अ गुड डे, थैंक यू।